हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आईसीजी जर्नी। सो गाइस, अभी आपको पता है कि 23rd को एडमिट कार्ड सीजी कैट के लिए आ गए थे। तो आप उसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और उसमें मैं बता दूंगा आपको क्या क्या चाहिए। एक छोटी सी वीडियो बना दूंगा, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या लेके जाना है ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को, ओबीसी कैंडिडेट को, या फिर एससी एसटी वालों को, ठीक है। और अभी इस वीडियो में हम लोग जो मॉडल पेपर था हमारा सीजी कैट का, तो उसका फोर्थ पार्ट करेंगे, ठीक है। लास्ट पार्ट है ये। और इसमें मैंने नोटिस किया कि उन लोगों ने जो मॉडल पेपर में थर्ड सेक्शन दिया है, क्वेश्चन नंबर 50 से 75, तो उसमें उन लोगों ने रीजनिंग के क्वेश्चन ज़्यादा दिए नहीं है, उन्होंने रिपीट किए हैं थोड़े क्वेश्चंस। तो वो हम देखेंगे बाद में, ठीक है, उसके बारे में भी। लेकिन फिलहाल हम एक पूरा मॉडल पेपर कंप्लीट कर देंगे ये वीडियो के बाद। सो इसमें मैथ्स है, ठीक है, मैथ्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैथ्स स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। और मेरे को कमेंट आया था कि डिटेल्स में आप नहीं जाते। तो गाइस, डिटेल्स में मैं इसलिए नहीं जाता क्योंकि अगर देखो, अगर पेपर के हिसाब से नहीं पढ़ोगे तो फिर ऐसे तो बहुत डिटेलिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। हर चीज़ में डिटेल होती है, लेकिन हमको पेपर के हिसाब से पढ़ के जाना है, ठीक है। ये यूपीएससी का पेपर नहीं है जो हमें थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो पेपर की खुद की एक डिमांड होती है, उसके हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। कम भी नहीं पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, जितना पेपर मांग रहा है, जितना डिमांड है उतना ही पढ़ना है। ज्यादा नहीं पढ़ना, बहुत सारा। जीके बहुत ज्यादा है, करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा है, ठीक है। दुनिया में बहुत सारी चीजें होती हैं, ऐसे सारी चीजें पता होने लग गई तो फिर हो गया, ठीक है। पेपर ऐसे क्लियर नहीं होते। और जीके, इसका जो जीके आएगा वो इजी होगा, ठीक है, मॉडरेट होगा, ज्यादा हार्ड नहीं होगा। ओके। और करंट अफेयर्स अगर आप जो मैंने डिफेंस के दिए हैं वो भी इंक्लूड कर लेना अपने रिवीजन में, ठीक है। उनमें से पक्का आने हैं, मैं आपको गारंटी देता हूँ, उनमें से क्वेश्चंस आने ही आने हैं, जितने मैंने डिफेंस के करंट अफेयर्स बनाए हैं, ठीक है। और नॉर्मल करंट अफेयर अगर आपको पढ़ना है तो फिर कोई भी आप बुक ले लो, जागरण जोश या फिर कोई भी अगर आप फॉलो करते हो तो उसमें इज मोर देन इनफ, ठीक है। ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, फोकस करो मैथ्स में। और रिवाइज करते रहो जो भी पढ़ रखा है। अभी लास्ट 2 दिन है, कल है। और मेरे को मैसेज आया था किसी का कि सर 23rd का सीजी कैट का पेपर शेयर करो। तो 23rd को पेपर ही नहीं हुआ, 23rd को तो एडमिट कार्ड निकले हैं। 23rd को एडमिट कार्ड निकला है भाई। पेपर है 27 को, 27 को पेपर है सिर्फ, ठीक है। ये पेपर के बारे में मैं बता दूंगा, एक छोटी वीडियो निकाल दूंगा अभी, ठीक है। देख लेना, अच्छे से देख लेना, क्योंकि ये जो होता है ना, कोस्ट गार्ड के जो रूल्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। ये लोग ना एंटर नहीं करने देते चीज। अगर आपके पास एक भी चीज़ नहीं है तो वहीं से आपको भगा देंगे। उनको स्क्रीनिंग करना है वहीं पे, ठीक है। ये स्क्रीनिंग करने जाते हैं कि भैया हम देखते हैं ये लोग पेपर वेपर लेके आते हैं, ये उस चीज़ के लायक हैं कि पहले ये लोग अपने खुद को संभाल लें कि क्या क्या चीज़ें लेके जा रहे हैं। फोटोग्राफ है कि नहीं इनके पास, सर्टिफिकेट्स हैं कि नहीं इनके पास, इसलिए वहां से फिर उनको निकाल देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। तो जो स्क्रीनिंग प्रोसेस होता है ना कोस्ट गार्ड का, वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। बाकी एसएसबी बोर्ड्स की तरह नहीं होता। तो इसको सीरियस लेना, सारे डॉक्यूमेंट लेके जाना, ठीक है। वीडियो देख लेना, 5 मिनट की वीडियो बनाऊंगा मैं। चलो स्टार्ट करते हैं अभी। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड बाय द आई लेंस ऑन द रेटिना। तो गाइस, कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी रिपीटेड हैं, ठीक है, सेकेंड सेक्शन से सीजी कैट के मॉडल पेपर में। तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है पिछले वीडियो में। तो उसमें क्या होता है, रियल एंड इन्वर्टेड होती है हमारी, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एट, सबसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे होता है, मिडल में, नॉर्थ, साउथ और बोथ द पोल्स। तो आंसर इज बोथ द पोल्स। द हीटिंग एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन इज मेड अप ऑफ, जो हीटिंग एलिमेंट होता है, जो हीटर में होता है, जो वो किस चीज से बना होता है, तो होता है निक्रोम। A zygote which has an X chromosome inherited from the father will develop into, अगर फादर के पास X क्रोमोसोम है और मदर का Y क्रोमोसोम आ जाएगा, मदर का X क्रोमोसोम आ जाएगा, तो क्या होगा,
गर्ल, ठीक है। एक्स वाई होता है बॉय। द एबिलिटी ऑफ अ सेल टू डिवाइड इनटू सेवरल सेल्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इन प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम में पूछा है कि रिप्रोडक्शन किस वे में होता है जब सेल डिवाइड होता है, तो होता है मल्टीपल फिजन। और बडिंग के बारे में मैंने आपको बताया था, फंगस, एल्गे, वो सब बडिंग में होता है, ठीक है। कोई भी फंगस है वो बडिंग के उसमें होता है। ये क्वेश्चन भी हमने किया था, ठीक है, लास्ट टाइम। तो गाइस देखो, सेम क्वेश्चन तो मैं नहीं कराने वाला, आपका भी टाइम वेस्ट होगा। लास्ट वीडियो अगर आपने देखी हुई है ऑलरेडी तो बार बार वो सेम चीज कराने का कुछ फायदा नहीं है, ठीक है। बार बार कराने का कुछ फायदा नहीं है। तो इसमें थोड़े बहुत क्वेश्चन ऊपर नीचे दिया हुआ है, चल ये वाला क्वेश्चन तो हम कर ही लेते हैं। तो इसमें बोला ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ पर्टिकुलर टास्क इन 4 days। तो ए और बी टुगेदर कंप्लीट करेंगे। ए प्लस बी एक साथ काम कर रहे हैं 4 दिन के लिए, ठीक है। ए अलोन कैन डू द सेम टास्क इन 6 days। तो 6 दिन में कंप्लीट कर रहा है ए अलोन। तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, ए की जगह 6, और ये क्या है, 1/4 है, ठीक है। तो 1/4 माइनस 1/6, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2/12। तो आंसर क्या होगा हमारा, 1/12, ठीक है। If the perimeter of the rectangle is 138 meter and the difference between the length and breadth is 7 meters, what is the area of the rectangle? ये क्वेश्चन भी हमने लास्ट वीडियोस में किए हैं। इसका आंसर ये था 1178। गाइस कुछ क्वेश्चन है जो मेरे ख्याल से शायद टेक्निकल एरर हो गया होगा कुछ, ठीक है, कोस्ट गार्ड की तरफ से। तो हम चलो उसी को मैंने नो सेम कॉपी, मतलब वही मैंने उसी अरेंजमेंट में कॉपी किया है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस हमने कर रखे हैं एक्चुअली, ये सारे क्वेश्चंस हमने कर रखे हैं, ठीक है। 25/100 of 84 into 24/100 of 85। तो इसको सॉल्व करो आप। आप सॉल्व करके देखो इसको कितना आ रहा है, ठीक है। आंसर ये लास्ट टाइम किया है हमने, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये आप खुद करना, अभी बिना देखे करना, ठीक है। लास्ट टाइम तो मैंने सॉल्व किया था, अभी आप खुद से करो ये सॉल्व। इन ए ट्रायंगल ABC, AB is equal to AC, angle A is equal to x plus 15 degree, B is equal to 2x plus 25 degree। तो वैल्यू ऑफ एंगल C पूछा है। तो ये हमारा ट्रायंगल है, ये हमारा A है, ये B है, ये C है, ये इक्वल है, ये इक्वल है दिया हुआ है। तो हमारा ये एंगल इक्वल होगा और ये एंगल भी इक्वल होगा, ठीक है। और ए एंगल हमको दिया हुआ है, तो बी और सी का जो एंगल है हमारा सेम होगा। तो हम लोग क्या फॉर्मूला लगाएंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ट्राइंगल का जो तीनों एंगल्स होते हैं वो किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री। तो इसमें आपकी वैल्यू आ जाएगी
एंगल सी की, ठीक है। पहले एक्स की वैल्यू आएगी आपकी, ठीक है, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, उसके बाद आप सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये हमारे शायद नए क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये हमने नहीं किए अभी तक, ये हम करते हैं, ठीक है। तब तक आप इसका आंसर निकालो कितना आता है। और गाइस आप लोग कमेंट में लिखना कि आपका जो एग्ज़ाम है सीजी कैट का, ठीक है, उसका मतलब कौन सा शिफ्ट है आपका, जैसे ए है, उसके में उसमें उस दिन सेम डे में बहुत सारे शिफ्ट्स हैं, ठीक है। तो आप बताना कि आपका कौन सा शिफ्ट चल रहा है, मतलब आपका कौन सा शिफ्ट है। किसी का ए है तो ए वाला जो सीजी कैट का एग्ज़ाम है वो मॉर्निंग में है, रिपोर्टिंग टाइम 7:30 से शायद 8 o'clock है, लेकिन गेट क्लोजिंग टाइम बता रखा है वहाँ पे कि 8 बजे है, उसके बाद नहीं लेंगे, ऐसा कुछ है। तो फिर वही बी का स्टार्ट होगा, तो ए ऑलमोस्ट 9:30-10 बजे एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा उनका, ठीक है। तो आप प्लीज़ गाइस प्लीज़ कमेंट करना कि आपकी कब शिफ्ट है, ठीक है, कौन सी शिफ्ट है। चलो हम अभी मेन क्वेश्चन पे आते हैं। So if sin A plus sin 2A is equal to 1, then what is the value of cos 2A plus cos 4A? तो इसमें हमको ये गिवन है, यहाँ पे ये 2 नहीं आएगा, यहाँ पे ये स्क्वायर आएगा, ठीक है, ये 2 नहीं है, ये स्क्वायर है, और ये रेज टू 4 पावर है, और ये भी स्क्वायर है, ठीक है। तो साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए है, और कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस रेज टू 4 ए, ठीक है। इसकी वैल्यू पूछी है हमको कितनी होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, अपना फेवरेट फॉर्मूला, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। मतलब कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो साइन हम लोग इस साइड ले गए, ठीक है। तो वो हमारा फॉर्मूला यूज होगा सबसे पहले। तो हमें क्या दिया हुआ है, साइन, हमें हमें ये वैल्यू दी हुई है पहले, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, साइन ए, अगर साइन स्क्वायर को उधर लेके जाएं तो क्या होगा, जो ये जो वैल्यू है हमारी साइन स्क्वायर है, इसको इधर लेके जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये साइन है, साइन स्क्वायर ए, ठीक है, ये हो जाएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या है हमारा, यहाँ पे दिया है 1 माइनस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, है ना। हमारा साइन ए जो है वो अभी उसकी वैल्यू आ गई है हमारी कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो हमारा साइन स्क्वायर ए क्या होगा, हमें इसके हिसाब से जाना है, इसकी हमको इसकी वैल्यू चाहिए, ठीक है। ध्यान में रखना कि क्या पूछा है उसके हिसाब से हम ये निकालेंगे। तो हमारा क्या निकल गया, कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू निकल गई, कॉस स्क्वायर ए इधर है, अभी क्या चाहिए हमें, कॉस 4:a। तो कॉस 4:a क्या होगा, जब साइन स्क्वायर होगा तभी कॉस की, इस कॉस की वैल्यू चेंज होगी। तो कॉस क्या हो जाएगा, कॉस 4,
ठीक है, 4 की पावर हो जाएगी ऊपर और ये हो जाएगा। तो हमारी ये वैल्यू भी आ गई, ये वैल्यू भी आ गई। अभी यहाँ पे पुट करो दोनों वैल्यू, तो क्या हो जाएगा? साइन ए प्लस, हमने सब्सटीट्यूट कर दिया, ठीक है, हमने ये वैल्यू इधर लेके गई और ये वाली वैल्यू जो साइन स्क्वायर थी इधर लेके गई, तो हमारी इक्वेशन चेंज हो जाएगी। तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस रेज टू 4 ए। ठीक है, हमारी ये इक्वेशन बन गई। अभी हम लोग जो हमने बोला था ये वाली वैल्यू, ये क्या है हमारी साइन ए, और इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या होगा, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 है हमारी वैल्यू, हमको पता है साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या है, 1 है हमारी वैल्यू। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 की इक्वल। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया 1। ठीक है, तो इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट इज A, B and C can do a piece of work in 20, 30 and 60 days. In how many days can A do the work if he is assisted by B and C on every third day? तो इसमें क्या बोला हमें कि A, B और C 20, 30 और 60 डेज में काम कंप्लीट कर देते हैं अकेले, इंडिविजुअल। ठीक है, तो कितने दिन में A काम कंप्लीट करेगा when he is assisted by B and C on every third day। ठीक है, तो पहले 2 दिन A काम करेगा, बाकी के थर्ड दिन B और C काम करेंगे। तो ये पैटर्न हमेशा चलता रहेगा। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो A का पता है हमको 20 है, B का पता है 30 है, C का पता है 60 है। तो हमें C का पहले निकालेंगे। ठीक है, तो C का 1 दिन 2 दिन का काम क्या होगा, C का 2 दिन का काम क्या होगा, वन बाय 20 इंटू 2। तो 2 दिन काम कर रहा है। अच्छा नहीं, C नहीं है, A है ये। ठीक है, A 2 दिन काम कर रहा है, A 2 दिन काम कर रहा है हमारा। तो A ने बोला है A 2 दिन काम कर रहा है, तो A का 1 दिन का कितना है 1/20। तो 2 दिन काम करेगा तो कितना हो जाएगा 2/20। तो ये कितना हो गया 1/10, 1/10। अभी हमें पता है कि तीनों कितने दिन काम करते हैं एक साथ। तो जब थर्ड डे काम करेंगे A, जब B और C के साथ तीसरे दिन काम करेगा तो वो कितना काम करेंगे एक साथ। ठीक है, A, B और C का जो वर्क होगा वो होगा 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/60। देखो यहाँ तक सब क्लियर है। 2 दिन काम किया A ने, बाकी थर्ड डे A, B और C तीनों ने काम किया। तो हमें इसका काम निकालना भी, तो इसका कितना हो जाएगा, जब हम एलसीएम लेंगे 60 एलसीएम आ जाएगा हमारा। तो 3 + 2 + 1 6/60। तो ये भी हो जाएगा हमारा 1/10। ठीक है,
तो 1/10, तो 3 दिन का काम कितना हो गया? अभी तीनों का हम ऐड करेंगे, 3 दिन का काम टोटल कितना हो जाएगा? तो 1/10 जो ए ने काम किया 2 दिन, और थर्ड डे काम किया बी और सी ने ए के साथ, तो वो भी हो जाएगा 1/10। तो ये किसकी इक्वल हुआ? 2/10 विच इज 1/5। ठीक है, तो 1/5 काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। 1/5 अगर एक दिन में हम देखेंगे कि कितना काम हुआ, तो वो होगा 1/5। ठीक है, तो 3 दिन में अगर 1/5 हुआ है, तो जो पूरा काम होगा, पूरा काम होगा, जो होल वर्क होगा, वो कितने दिन चलेगा? वो चलेगा 3 × 5। तो कितना हो जाएगा ये? तो अगर 3 दिन में वो 1/5 कर रहा है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा उसका? 3 × 5। ठीक है, तो 1/15। तो आ गया हमारा आंसर, 15 दिन काम करेगा। ठीक है, a man can row 9 1/3 kilometer per hour. A man can row 9 1/3 kilometer in still water and find that it takes him thrice as much time to row up then as to row down the same distance in the river. The speed of the current is. तो इसमें बोला है कि एक आदमी है, ठीक है, वो नाव चला रहा है, उसकी स्पीड है इतनी, ठीक है, और स्टिल वाटर है, स्टिल वाटर में स्पीड इतनी है, स्टिल वाटर में स्पीड इतनी है। फिर बोला है कि फाइंड एंड फाइंड्स दैट इट टेक्स थ्राइस एज मच टाइम टू रो अप, मतलब अपस्ट्रीम में जब आता है तो उसका जो टाइम लगा, जो ये वाला टाइम था, उससे थ्राइस टाइम उसको लग रहा है अपस्ट्रीम आने में। ठीक है, वो भी सेम डिस्टेंस। तो पूछा कि स्पीड ऑफ द करंट कितना होगा? स्पीड ऑफ द करंट कितना होगा? तो हमें ये पता है कि जो डाउनस्ट्रीम है उसकी जो स्पीड है इज इक्वल टू 3 × अपस्ट्रीम स्पीड। ठीक है, और जब हम चेंज करेंगे 9 1/3 को, तो कितना हो जाएगा? 9 3 27 + 1 28/3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हमारा फ्रैक्शन है। तो सपोज करते हैं हम लोग कि जो हमारी स्पीड है, करंट की जो स्पीड है हमारी, जो वाटर फ्लो कर रहा है उसकी जो स्पीड है वो हमारी एस है। ठीक है, वो हमारी एस है। तो स्पीड ऑफ अ मैन हमको दी गई 28/3। तो हमारा डाउन स्ट्रीम पूछा है, डाउन स्ट्रीम देखते हैं कितना होता है हमारा। डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी होगी? जो हमारी स्टिल वाटर में स्पीड है, स्टिल वाटर में स्पीड हमारी 28/3 है, प्लस जो करंट की स्पीड है, जितना फ्लो कर रहा है, ठीक है, जो पानी की जो स्पीड है वो एस। अपस्ट्रीम क्या होगा हमारा?
अपस्ट्रीम होगा हमारा 28। ठीक है, अपस्ट्रीम में अपोजिट हो जाता है, क्यों? क्योंकि हम उसके अपोजिट जा रहे होते हैं स्ट्रीम के। ठीक है, अपोजिट जा रहे होते हैं। तो डाउन स्ट्रीम मिल गया, अपस्ट्रीम मिल गया, ये हमको पता है। तो हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ट्वेंटी एट बाई थ्री प्लस एस इज इक्वल टू 3 इंटू हमारा अपस्ट्रीम। ठीक है, 28/3 माइनस एस। तो इसमें हमारी किसकी स्पीड आएगी? जो हमें पूछा था स्पीड ऑफ करंट, एस की स्पीड आएगी हमारी। तो क्या हो जाएगा ये? ट्वेंटी एट प्लस 3s डिवाइड बाय, देखो इसको अपनी तरफ से आप सॉल्व कर सकते हो, मैंने थोड़ी सिंप्लीफाई करी है। ठीक है, इसको आप इन दोनों को ओपन करो, फिर इधर लेके जाओ, तो सिंप्लीफाई होके आपका ऐसे ही आएगा। 28 प्लस 3s, 28 माइनस 3s इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये पूरे वैल्यू को आप यहाँ पे लेके जाओ, तो आपका जो एलसीएम निकालोगे 3s, यहाँ पे 3s निकालोगे तो 3 और 3 कट हो जाएगा, तो आपका ये बच जाएगा, और ये वाला 3 इसी से राइट हैंड साइड में रह जाएगा। तो आगे ये पूरी वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई करो, सब्सटीट्यूट करो। ठीक है, एस की एक जगह लेके जाओ 28, और न्यूमेरिकल वैल्यू एक जगह लेके जाओ, तो आपका आएगा 12s इज इक्वल टू 56। ठीक है, तो s की वैल्यू आएगी आपकी 14/3। 41/3 आएगी। एक सेकेंड, तो हमारा आंसर आ गया 14/3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो 14/3 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? जब हम लोग डिवाइड करेंगे 3 से, तो हम लोग उसको लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, 4 2/3। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है 4 2/3। 42/3 नहीं है, ये 4 2/3 है। ओके, नेक्स्ट इज द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 10 किलोमीटर पर आवर if it can travel 26 kilometer downstream and 14 kilometer upstream in the same time. The speed of the stream is। तो हमें बोट की स्पीड दी गई है 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और हमें डाउनस्ट्रीम दिया हुआ है डिस्टेंस, और अपस्ट्रीम डिस्टेंस दिया हुआ है, और हमको पूछा है कि जो स्ट्रीम की स्पीड है, स्ट्रीम की जो स्पीड है वो कितनी होगी। तो हम पहले देखते हैं कि हमें पता है कि जो टाइम होता है, जो स्पीड होती है, दैट इज इक्वल टू
डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये फॉर्मूले से हम लोग सब कुछ करेंगे, ठीक है। तो पहले हम अपस्ट्रीम निकालेंगे। अपस्ट्रीम क्या होती है, और हम लोग पहले स्पीड ऑफ स्ट्रीम को कंसिडर करेंगे x, ठीक है। जो हमको पूछा है उसको हम लोग x कंसिडर करेंगे। तो अपस्ट्रीम क्या हो गई, स्पीड ऑफ द बोट माइनस स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, ठीक है। डाउनस्ट्रीम क्या हो गई, स्पीड ऑफ द बोट, और साथ साथ में जो स्ट्रीम की स्पीड है वो भी हमारी हेल्प करेगी, तो हमारी जो स्पीड होगी वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। डाउनस्ट्रीम 10 प्लस एक्स। तो ये हमारी दोनों स्पीड आ गई, ठीक है। अभी हम टाइम निकालते हैं। अब टाइम निकालेंगे क्योंकि यहाँ पे हमको दिया हुआ है कि सेम टाइम है, तो मतलब t इज इक्वल टू टी, जिसमें जितना टाइम इसको लग रहा है उतना ही टाइम डाउनस्ट्रीम को लग रहा होगा, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम को। और हमको ऑलरेडी डिस्टेंस दिया हुआ है और स्पीड हमारे पास है, तो इसलिए हम लोग टाइम निकालेंगे और दोनों को इक्वेट करेंगे, ठीक है। तो टाइम क्या हुआ, 26/10 प्लस एक्स, ये हमारा होगा डाउनस्ट्रीम के लिए टाइम। और सेम हमारा होगा अपस्ट्रीम के लिए 14 किलोमीटर अपॉन 10 माइनस एक्स, ठीक है। दोनों को इक्वेट करेंगे, इसको यहाँ लेके जाएंगे और इसको यहाँ लेके जाएंगे। तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास आएगा 260 माइनस 26x इज इक्वल टू 140 प्लस हमारा 14x, ठीक है। फर्दर सॉल्व करेंगे हम लोग, तो हमारा आ जाएगा x हम लोग एक तरफ ले जाएंगे वैल्यू दोनों, तो 40x इज इक्वल टू 260 माइनस 140 इज इक्वल टू 120। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 120 डिवाइड बाय 40 इज इक्वल टू 3। तो ये हमारी स्पीड है बोट की, स्ट्रीम की स्पीड है, करेक्शन स्ट्रीम की स्पीड। तो देखो इतने छोटे फॉर्मूलाज हैं, ये तो मैं इसमें मेरे को थोड़ा टाइपिंग में प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैं इतना थोड़ा टाइम लग जाता है, बट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो देखो जब आप खुद सॉल्व करोगे ये चीज़, तो ये आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा सॉल्व करते समय, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं। इफ अ सम becomes double in 16 years, how many times will it be in 8 years? अगर कोई सम है हमारे पास, ठीक है, कोई पर्टिकुलर सम है, ठीक है, हमारे पास पैसे हैं कुछ, और उसको हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं कहीं पे, तो 16 साल में अगर वो डबल हो जाते हैं, ठीक है, 16 साल में अगर वो डबल हो जाते हैं, तो इन्होंने पूछा है कि 8 साल में वो कितने टाइम्स हो जाएंगे, वो कितने टाइम्स हो जाएंगे, ठीक है, विद रिलेटेड टू जितना पैसा हमने इन्वेस्ट किया था। तो ये कैसे करेंगे हम लोग, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT बाय 100, ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट हमारा क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अमाउंट है जितना पैसा हमारा आया इन्वेस्ट करने के बाद माइनस कितना हमने इन्वेस्ट किया था, ठीक है, वही होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट। तो इसमें क्या बोला, डबल हो जाता है वो, तो हमारा डबल हो जाता है, तो ए क्या हो जाएगा हमारा
2p, है ना, 2p हो जाएगा हमारा। टू पी माइनस पी इज इक्वल टू, अब ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे क्योंकि दोनों ऐसा ही के हैं, तो p इंटू आर हमको नहीं दिया तो आर हम वैसे ही लिखेंगे। टाइम हमको दिया है कि 16 ईयर्स में वो डबल हो रहा है बाय 100, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2p माइनस पी पी हो जाएगा। तो अगर वो p हो जाएगा तो ये वाला p और ये वाला p कैंसिल नहीं हो जाएगा, तो r हमारा क्या हो जाएगा 100/16। तो 100/16 मतलब 25/4%। ठीक है, इसको सॉल्व करो। जैसे मैंने बताया 2p माइनस पी पी होता है, जब इस p को p पे लेके जाएंगे p/p 1 हो जाएगा। ठीक है, 100 को ऊपर लेके जाएंगे, 16 को नीचे लेके जाएंगे, तो r की वैल्यू हो जाएगी 100/16। तो वही मैंने लिखा है 25/4%। तो हमारी r की वैल्यू आ गई। अभी उसने पूछा कि 8 साल में कितना होगा, 8 साल में कितना अमाउंट होगा उसका। तो a माइनस इज इक्वल टू r कितना था हमारा 25/4, हमारा p, और कितने साल में पूछा है 8 साल में। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 50/p। यहाँ पे हमारा पी आर टी/100 हमने नहीं किया। ठीक है, तो 100 यहाँ पे होगा। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, इसको सॉल्व करते हैं अभी, एक सेकेंड। देखो, तो 25, ये कितना होगा 4, और ये 2, 2 एंड 4, 2। तो हमारा आंसर आया p/2। अब p/2 को हम लोग ये जो हमारा p है इसको उधर लेके जाएंगे, तो अमाउंट इक्वल टू p/2 माइनस प्लस p। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3/2 p। ठीक है, 3/2 हमारा क्या होता है 1/2 टाइम्स। In how many years will be a sum of 800 at 10% per annum compounded semi-annually become 926.10?
926.10। तो इसमें सबसे पहले तो अमाउंट का फॉर्मूला देख लो क्या होता है, जो कर कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है उसमें अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है। ये जो है ये हमारा टाइम है एन, ठीक है, कितने साल के लिए। तो जब हम लोग सेमी एनुअली कंपाउंड लेते हैं तो हमारा जो आर होता है वो डिवाइड बाय 2 होता है, और जब हमारे ईयर्स होते हैं वो 2n हो जाते हैं, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। तो हमारा रेट क्या हो जाएगा, अगर हमको 10 रेट दिया है तो सेमी एनुअली निकालेंगे तो आर कितना हो जाएगा हमारा, 10/2, ठीक है, क्योंकि वो सेमी एनुअली पूछा उसने, साल का आधा। और हमारा जो टाइम है वो अगर n था तो अभी 2n हो जाएगा, तो 2 × n, ठीक है, तो इतना टाइम। तो हमें ये वैल्यू पूछी कि n की वैल्यू कितनी है। तो अमाउंट हमको पता है 926.10, ठीक है, फॉर्मूला में पुट कर रहे हैं अभी हम लोग। सम हमको पता है 800 है जो हमने दिया था। ये हो गया हमारा, इसको सॉल्व करेंगे, इसकी n की वैल्यू निकालेंगे, है ना। 926.10 अपॉन 800 को इधर लेके आ जाएंगे हम लोग, 800 को इधर लेके आ जाएंगे, विच इज इक्वल टू 1 प्लस कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, रेस टू 2n, ठीक है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 1.15 इज इक्वल टू, जब 21/20 हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.05 रेस टू 2n। तो ये होता है 1.05 का 1.05 का क्यूब, ठीक है। तो सेम हमारा 1.05 हो गया, लेकिन हमारा रेस टू 2n। तो अगर नीचे की वैल्यू सेम होती है, पावर क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है, इक्वेट कर देते हैं पावर को, तो 3 = 2n हो गया। n हमारा हो गया कितना, n हो गया हमारा
3/2। 3/2 को हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, 1 इंटू 1/2। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। A sells 2 TV sets, one at a loss of 15%, another at a profit of 15%. Find the loss gain percentage in overall transaction। तो इसमें क्या है कि किसी ने 2 टीवी बेचे हैं, ठीक है, किसी ने 2 टीवी बेचे हैं, एक पे उसको लॉस हो रहा है 15% का और दूसरे पे प्रॉफिट हो रहा है 15% का। तो ये चीज़ें हम लोग कैसे निकालते हैं, अगर ओवरऑल निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो क्या होगा, 15 माइनस माइनस क्योंकि लॉस में है 15 और एक 15 प्रॉफिट में है, इन माइनस 15 इंटू 15 अपॉन 100। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, 15 15 कैंसिल, तो ये हो जाएगा हमारा 5 3 ज़ा 20, 3 ज़ा 4, तो 9/4% होगा, जो कि होता है हमारा 9/4% होता है हमारा 2.25। ठीक है, और इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, क्योंकि हमें परसेंट में आंसर चाहिए। ठीक है, तो 2.25%, तो ये है हमारा आंसर। A man traveled from point A to point B at the rate of 25 km per hour and walked back at the rate of 4 km per hour. If the whole journey took 5 hours 48 minutes, the distance between A and B is। तो इसमें बोला है कि एक आदमी है, वो पॉइंट ए और पॉइंट बी से जाता है 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, बट वो वापस जाता है 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और जो टोटल टाइम है वो है हमारा 5 घंटे 48 मिनट्स। ठीक है, तो आवर में अगर हमको किलोमीटर में दिया हुआ है और यहाँ पे मिनट्स है 48 मिनट्स, तो इसको हम लोग आवर में कन्वर्ट करेंगे 48/60 करके। ठीक है, 48/60 फॉर्मूले में पुट करेंगे तब। तो इसमें हमको पता है कि जो टाइम है वो टोटल टाइम टी है। ठीक है, टोटल टाइम टी दिया हुआ है हमको 5 आवर्स 48 मिनट्स। या तो हम लोग डिस्टेंस इसका इक्वल कर सकते हैं क्योंकि डिस्टेंस सेम है, या फिर हम लोग इसका टाइम इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है, दोनों में से जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है वो। तो हमको पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो पहले जो हमारा टाइम दिया हुआ था 5 घंटे 48 मिनट्स, उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे, तो 5 प्लस 48 इक्वल्स 60 से डिवाइड करेंगे हम लोग। तो ये अगर हम एलसीएम लेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5 प्लस 4 से कट जाएगा ये 12 से, और ये 5 से कट जाएगा। ठीक है, तो 5 5 से 25 प्लस 4/5, तो 29/5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी स्पीड, ये हो गया हमारा टाइम 29/5 आवर्स। अब T1 कितना होगा हमारा, T1 होगा
डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हम लोग x मान लेते हैं, स्पीड हम 25 हमको गिवन है। तो ये हो गया हमारा टाइम 1 जाने का A से B तक। अब हम देखते हैं कि टाइम 2 कितना होगा, तो वो होगा x/4 और टोटल टाइम हमको गिवन है, अभी हमने निकाला 29/5। तो इसमें जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आएगा 29x/100 इक्वल्स 29/5। ठीक है, यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, 25 24 का 100 आएगा, तो 4x प्लस 25x 29x। ठीक है, ऐसे किया मैंने, और ये इक्वल राइट हैंड साइड। तो हमारी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 29/5 इंटू 100/29। 29 कैंसिल, 5 और 100, तो हमारा आंसर आ गया 20। Next is a train traveling at a uniform speed clears a platform 200 meter long in 10 seconds and passes a telegraph post in 5 seconds. तो इसमें हमको पूछा है कि द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज, ट्रेन की स्पीड क्या होगी। तो इसका एक शॉर्टकट मेथड भी है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द ट्रेन हम लोग x मान लेते हैं। ठीक है, तो इसमें जो स्पीड है वो हमको पता है कि जो ट्रेन की स्पीड है वो सेम है, जब वो टेलीग्राफ पोस्ट से जाता है तब भी उतनी है, और जब प्लेटफॉर्म क्लियर करता है तब भी उतनी है। ठीक है, वो हमको पता है। तो हम इसमें रेशियो यूज करेंगे। तो रेशियो कैसे, पहले हम लोग प्लेटफॉर्म का देखेंगे कि x प्लस, ये हो गया हमारा प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस, अपॉन जितना टाइम था, इक्वल्स हमारा टेलीग्राफ पोस्ट। तो ये हमने कैसे किया, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू, क्योंकि हमें पता है स्पीड इक्वल है दोनों की। ठीक है, तो डिस्टेंस 1 अपॉन टाइम 1, डिस्टेंस 2 अपॉन टाइम 2, ये हमने फॉर्मूला यूज किया। तो x कितना आ जाएगा हमारा 200। अब 200 को इसमें डाल लो, इसमें डाल लो, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो 200 जब टेलीग्राफ पोस्ट से जाता है तो 5 सेकंड में जाता है, तो उसकी स्पीड कितनी हो गई 40 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये है हमारा आंसर। तो 40 मीटर, यहाँ पे हमको किलोमीटर में पूछा है, तो 40 मीटर को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 40 मीटर पर सेकंड को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 से, तो हमारा आंसर आएगा 144।
किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे ऑप्शन शायद ऊपर नीचे गलत हो गया थोड़ा, बट आंसर इज 144, ठीक है, इसमें से कोई नहीं है, आंसर इज 144। ये हमारा किलोमीटर पर आवर में आंसर आया है, और हमारा मीटर पर सेकंड में पूछा होता तो हमारा इतना आंसर होता। ओके। द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीजेज बाय 20% ड्यू टू फेस्टिव सीजन। By what percent should a family reduce the consumption of sugar so that there is no change in the expenditure? तो इसमें पूछा कि इसमें बोला है कि अगर कोई चीनी है, ठीक है, चीनी की जो प्राइस थी वो 20% से इंक्रीज हो गई है पहले की वैल्यू से। तो हम मान लेते हैं उसकी पहले वैल्यू थी 100 रुपये, चीनी की वैल्यू 100 रुपये थी, अभी उसकी वैल्यू हो गई है 120 रुपये, है ना। अभी उसकी वैल्यू हो गई है 120 रुपये। तो बाय व्हाट परसेंटेज शुड अ फैमिली रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ शुगर। तो ऐसा बोला है कि सोचो अगर कोई फैमिली 100 रुपये लेती थी पहले, तो उसको 1 kg मिल जाता था, बट अभी वो कितना रिड्यूस करे अपना कंजम्पशन, कि उसको मतलब उसको सेम कोई उसका एक्सपेंडिचर चेंज ना हो, ठीक है, उसका जो खर्चा है वो उतना ही रहे जो जितना पहले था। तो अगर वो 100 रुपये का पहले लेता था तो उसको 1 kg मिलता था, अज्यूम करो 100 रुपये का 1 kg शुगर मिल रहा था, लेकिन अभी 120 का मिलता है। तो अभी उसने पूछा है कि अगर वो 100 रुपये ही दे रहे हैं तो कितना रिड्यूस हो गया उनका कंजम्पशन, मतलब कितना कम हो गया, अभी चीनी कितनी कम मिल रही है उनको सेम रेट में, ठीक है, बेसिकली वो पूछा है इन्होंने। तो क्या होगा, इसमें हमारा चेंज कितना हुआ था, 20 रुपये हुआ, है ना। तो 20 रुपीज अपॉन चीनी का प्राइस कितना, 120 मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारा आंसर आ जाएगा 100/6%। तो हमारा आंसर आ जाएगा 16। तो ये होगा हमारा आंसर, ठीक है। बोला ए सैलरी इज 20% लोअर देन बी विच इज 15% लोअर देन सी, बाय हाउ मच परसेंट इज सी सैलरी मोर देन ए सैलरी। तो इसमें हमको बोला है कि ए की जो सैलरी वो 20% लोअर देन बी है, ठीक है, बी की अगर 100 रुपये थी तो ए की कितनी होगी, 80 रुपये होगी, है ना, ऐसे ही बोला है। और इसमें बोला कि विच इज 15% लोअर देन सी, तो अगर बी की सैलरी 100 रुपये थी तो 15% लोअर मतलब 85% हो गई सी, 85 हो गई सी की, 85% हो गई सी की। तो हम लोग ऐसे ही करेंगे, हम 100 एज्यूम करके सॉल्व करेंगे इसका। अगर हमने मान लिया कि बी की सैलरी है 100, तो ए की सैलरी 20% कम बोली है, तो 20% लेस देन 100 कितना होगा, 80। और बी की सैलरी 15% कम है सी से, तो सी की सैलरी कितनी हो जाएगी, 115। अभी बोला है हाउ मच परसेंटेज इज सी सैलरी मोर देन ए सैलरी, सी सैलरी
कितना ज़्यादा परसेंट है ए सैलरी से। ठीक है, तो ये बोला है इन्होंने सिंपल वर्ड्स में। कंफ्यूजिंग लगते हैं क्वेश्चन बट आंसर उनके सबसे ज़्यादा इजी होते हैं। तो हमारा आंसर आएगा 47.05%। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। The average weight of 5 men is increased by 2 kg when one of the men whose weight is 60 kg is replaced by a new man. The weight of the new man is। तो इसका तो बहुत ही शॉर्टकट मेथड है, वो मैं बता देता हूँ आपको। आप लॉन्ग मेथड से मत करना इसका। अगर आपको कन्वीनियंट लगता है तो आप उससे भी कर सकते हो। ठीक है, एवरेज का जैसे फॉर्मूला पहले आप इसका निकालोगे, फिर सेकंड निकालोगे, फिर सब्सटीट्यूट करोगे, तो उससे इजी बताता हूँ मैं। तो इसमें क्या बोला है, एवरेज वेट ऑफ 5 men। तो 5 लोगों का एवरेज है 2 kg इंक्रीज हो गया। ठीक है, अगर कोई एवरेज था पहले ए, तो अभी वो हो गया है A+2। ठीक है, A+2 हो गया वो। when one of the men whose weight is added 60 kg। तो यहाँ पे एक मैन था जिसका x था, बट उसको हटा के 60 kg कर दिया, तो इसलिए उनका इतना इंक्रीज हो गया। ठीक है, एवरेज इतना इंक्रीज हो गया। तो वेट ऑफ न्यू मैन जो पूछा है, वेट ऑफ द न्यू मैन, उसका फॉर्मूला क्या होगा, जो वेट हमारा इंक्रीज हुआ है पहले तो ये। ठीक है, वेट जो हमारा इंक्रीज हुआ है मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ पर्सन कितने थे हमारे यहाँ पे, जो टोटल लोग हैं वो तो हैं तो 5 ही ना, 4 प्लस जो हमारा ए था पहले, इसको हटा दिया था हमने, नहीं यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे था, तो 4 प्लस एक्स था, और यहाँ पे भी 4 लोग थे, प्लस 60 kg कर दिया था उसने। ठीक है, ये वेट है, ये 4 लोग हैं, दोनों में डिफरेंस है, ये 4 लोग हैं, ये एक्स वेट है। तो 2 इंटू टोटल लोग कितने हैं 5, और प्लस कौन आया वहां पे, उस नए आदमी का वेट कितना था, जो रिप्लेस किया है उसका वेट कितना था। तो यहाँ पे देखो, ये 60 एक्चुअली यहाँ पे आएगा। ठीक है, और ये एक्स यहाँ पे आएगा, तो 60 kg वेट था उस आदमी का, और जो नया आदमी आया उसका वेट था एक्स। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 70 kg। ठीक है, एक स्टेप में काम कंप्लीट। A and B can do a piece of work in 18 days. B and C can do it in 24 days. A and C can do it in 36 days. In how many days B alone can finish the work? तो इसमें बोला कि A और B दोनों काम कर रहे हैं 18 दिन में, B और C काम कर रहे हैं 24 दिन में। कोई भी काम कंप्लीट करने में उनको इतना टाइम लग रहा है। A और C कर रहे हैं 36 डेज में। तो जो B है, बी अलोन करेगा ये पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट करेगा, ऐसे पूछा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ए और बी का हमको पता है कितना है, 18 है। ठीक है, बी और सी का पता है हमको कितना है, 24 है। फिर हमें ए और सी का पता है कितना है,
36। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए, हमको बी चाहिए। तो या तो हम यहाँ से बी लेंगे या फिर यहाँ से लेंगे। तो हम यहाँ से बी लेते हैं। तो हम फॉर्मूला क्या करेंगे, हम इन दोनों को ऐड करेंगे। तो हमारे पास क्या होगा, 2a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, तो 1/18 प्लस 1/36। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा a प्लस बी प्लस ए प्लस सी। ठीक है, उसमें जब हम माइनस करेंगे b प्लस सी को, जो कि हमारा है 1/24, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 2a की वैल्यू आ जाएगी हमारी। ठीक है, क्योंकि बी और सी जब हम इस इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन में ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो बी निकल जाएगा, सी निकल जाएगा, तो हमारे पास 2a बच जाएंगे। तो 2a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। करेक्ट। तो इसका एलसीएम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2 + 1 है ना, एलसीएम निकालेंगे ना हम लोग इसका। तो 2 + 1/36, तो 3/36 हो जाएगा। तो 1/12 होगा। तो 1/12 इसकी वैल्यू है, माइनस 1/24 करेंगे तो कितना वैल्यू हो जाएगा, 1/12 माइनस 1/24 करेंगे तो कितना वैल्यू हो जाएगा, 1/24। 2 को जब हम लोग यहाँ पे लेके जाएंगे, जब हमारा वैल्यू आ गया 1/24, तो 2 को इधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो a की वैल्यू हमारी क्या आएगी, 1/48। ठीक है, ये हमारी a की वैल्यू आएगी। अब a की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो क्या होगा, 1/18 माइनस 1/48 इज इक्वल टू b। फर्स्ट इक्वेशन में डालिए हमने a की वैल्यू जो है, फर्स्ट इक्वेशन में डालिए यहाँ पे। तो हमारे पास 18 है, हमारे पास a है, तो हमारा p निकल जाएगा अपने आप ऑटोमेटिकली। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 28 4/5 डेज। ठीक है, तो b की वैल्यू होगी 28 4/5। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए सेल हिज गुड्स 20% चीपर देन बी एंड 20% डियरर देन सी। ठीक है, ए के बारे में बात हो रही है, ए बी से 20% चीपर करता है और सी से 20% डियरर करता है। ठीक है, तो हाउ मच परसेंट सी गुड चीपर और डियरर देन बी, सी और बी का पूछा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, रेशियो लिखेंगे पहले। तो ए बाय बी का रेशियो क्या दिया हुआ है, उसने बोला अगर बी है, बी अगर 100 रुपये में दे रहा है कोई भी चीज़, तो उसको 20% चीपर में बेच रहा है ए। और वैसे ही अगर ए और सी के बारे में बोलें तो वो बोलता है कि अगर सी की जो वैल्यू है वो उससे 20% ज़्यादा बेचता है। ठीक है, तो हमारा रेशियो क्या बन जाएगा इसमें, पहले तो हम ए की रेशियो सेम करेंगे ताकि हमारी बी और सी की जो वैल्यू है वो सेम हो जाए। ठीक है, सेम मतलब वो सिमिलर हो जाए उसी रिलेटिव में।
तो वो हो जाएगी जब हम रेशियो लेंगे, एलसीएम लेंगे ए का 80 और 120 का, तो रेशियो हो जाएगा 240। ठीक है, तो हम इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 300। ठीक है, ये हो गया हमारा रेशियो बी बाय सी, ए बाय बी का। अब ए बाय सी का करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो सी और बी का पूछा है, तो ये हमारा बी है, ये हमारा सी है, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 100 है। डिवाइड बाय बी के बारे में पूछा है तो कितना हो जाएगा, 300 मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 100 कैंसिल, तो 100/3%, मतलब 33.33। ठीक है, 33.33%, ये हमारी आ गई सी की वैल्यू, सी टू बी की वैल्यू। द एवरेज ऑफ 6 ऑब्जर्वेशन इज 12। If the seventh observation is included, the average is reduced by 1. What will be the seventh observation? तो हमें क्या बोला है कि किसी भी 6 ऑब्जर्वेशंस की एवरेज है 12। ठीक है, तो उनका टोटल मान लेते हैं हम लोग, सम जो है वो T6 है। तो T6 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 इंटू 6। ठीक है, ये हो जाएगी हमारी T6 की वैल्यू। अब बोला इफ द सेवेंथ ऑब्जर्वेशन इज इंक्लूडेड, अगर कोई सेवेंथ ऑब्जर्वेशन इंक्लूड कर रहा है उसमें जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता, तो हम x मान लेते हैं। टोटल ऑब्जर्वेशन हमारे पास 7 हो गई, तो उसने बोला इज रिड्यूस्ड बाय 1, द एवरेज इज रिड्यूस्ड बाय 1। तो एवरेज हमारा 12 था, 11 हो जाएगा। तो T6 हमको मालूम है, x की वैल्यू पूछी है, फॉर्मूले में पुट करो। (72 + x = 77। तो 77 - 72 कितना हो गया, आ गया हमारा आंसर 5। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद पूरा मॉडल पेपर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो इसमें पूछा है हमको, इसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शंस का है ये वाला। इफ द इनकम ऑफ राम एंड श्याम आर इन रेशियो 3:4, their expenditure in the ratio 4:5, find the ratio of their saving given that Shyam saves a third of his income। तो इनकम ऑफ राम एंड श्याम हमको बोला है 3:4 है, श्याम 1/3 बचाता है अपनी इनकम का। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि देखो, पहले सबसे पहले तो फॉर्मूला होता है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, मतलब हमने कितना खर्च किया इज इक्वल टू हमारा कितना पैसा बचा, सेविंग्स। ठीक है, तो हमें कितना पैसा मिला, हमने कितना खर्च किया इज इक्वल टू सेविंग्स। ये पूरे इसमें यही फॉर्मूला यूज होना है। तो पहले हम देखते हैं कि जो शाम की सेविंग है 1/3 वो कितनी है। ठीक है, शाम की जो सेविंग है वो कितनी है, तो ऑलरेडी बोला है 1/3 इनकम, तो इनकम कितनी है उसकी 4 है।
तो हम 4x लेके चलेंगे, 4x लेके चलेंगे, तो 4x/3 उसकी इनकम हो गई। ठीक है, तो सेविंग हमको मिल गई शाम की। इनकम कितनी थी उसकी? इनकम थी 4x। एक्सपेंडिचर कितना था उसका? 5y। शाम की सेविंग कितनी बोल हमने निकाली है? 4x/3। तो हमारा x और y का रेशियो आएगा यहाँ पे। ठीक है, x और y का रेशियो आएगा, तो x/y का रेशियो होगा हमारा 15/8। ठीक है, ये हो गया हमारा रेशियो शाम का। अब वही इक्वेशन लेके हम राम की सेविंग्स निकालेंगे। तो राम का हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 3x - 4y। 3x - 4y। तो ये हो गई किसकी इनकम? ये किसकी सेविंग हो गई? ये होगी राम की सेविंग। ठीक है, तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू सेविंग वाला फॉर्मूला यूज करके अब हम राम की सेविंग्स निकालते हैं। तो सेविंग की वैल्यू निकालते हैं पहले हम। ये हमने इनकम माइनस एक्सपेंडिचर किया है, तो सेविंग निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? 3x - 4 इंटू 8x अपॉन 15। ठीक है, हमारी जो y की वैल्यू थी वो क्या थी? ये x और y का हमारा रेशियो आ गया, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 15y/8, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8x/15। तो हमने वही वैल्यू यहाँ पे पुट करी है। ठीक है, ये जो हमारा 4 था y था, y की हमने वैल्यू यहाँ से ली है। ओके, यहाँ से ली है हमने वैल्यू। तो ये कितना हो जाएगा? 3x - 4 इंटू 8x/15 कितना हो जाएगा? 13x/15। तो ये हमारी आ गई किसकी सेविंग? राम की सेविंग आ गई हमारी। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ 13x/15। तो अब हम रेशियो लेंगे इन दोनों का, क्योंकि हमको दोनों की सेविंग मिल गई है ना? दोनों की सेविंग मिल गई ना हमको। तो कितना हो जाएगा? 13x/15 इक्वल्स, तो ये हमारा रेशियो हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 13/20। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 13/20। ओके, ये हमने डिवाइड करा है, यहाँ पे डिवाइड है, मैंने इक्वल लिखा है, वो मैंने डिवाइड है एक्चुअली। तो गाइज ये थे हमारा चार पूरा हमारा कंप्लीट हो गया पेपर। ठीक है, और आपको और कोई डाउट है और कोई क्वेश्चन है जो आपको समझ में नहीं आया या ऐसा कुछ? और मैं वीडियो बनाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो वीडियो आपको देखनी होगी। ठीक है, एग्जाम से जाने से पहले वो वीडियो देख लेना।
ठीक है, मतलब कि आपको क्या क्या लेके जाना है एडमिट कार्ड के दिन, आपका जो एग्ज़ाम होगा उसके दिन क्या क्या लेके जाना है। क्योंकि बहुत रूल्स हैं, बहुत रूल बना रखे हैं कोस्ट गार्ड ने, इजी नहीं है वहाँ पे। थोड़ा सा भी मूवमेंट कर दोगे पकड़ लेंगे, खड़े हो जाओगे तो भी पकड़ लेंगे और सीधा बाहर निकाल देंगे। ठीक है, वहीं पे स्क्रीन आउट हो जाना, फिर एसएसबी जाने का तो भूल जाना। तो वीडियो देख लेना आप लोग। ओके, एंड डू लाइक शेयर एंड कमेंट। और गाइज डू सब्सक्राइब, अगर आप देख रहे हो और आपको लग रहा है कि आपके कुछ फ़ायदे के लायक है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करो एंड गिव अ पुश टू अवर यूट्यूब चैनल। ठीक है, सपोर्ट करो। चलो मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में, एंड टिल देन ऑल द बेस्ट फॉर योर सीजी कैट एग्ज़ाम। और नर्वस नहीं होना बिल्कुल भी, एंड बी कॉन्फिडेंट। ओके, चलो ऑल द बेस्ट।